गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संथाल जनजाति को, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस की 3 जो प्रमुख जनजातियाँ थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने भील जनजाति पढ़ा, हमने नागा जनजाति पढ़ा, हमने टोडा जनजाति को पढ़ा। अब इसके बाद हम जिस जनजाति पढ़ने जा रहे हैं वो है संथाल जनजाति, क्योंकि संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। तो इनकी एक तरह से कहें कि जानकारी रखना वाकई ज़्यादा एक तरह से एक रोचक तथ्य है हमारे लिए, क्योंकि भारत के सबसे बड़े समुदायों में से एक होना, जो 4 समुदाय जो भारत के सबसे बड़े हैं उनमें भील, गौंड, संथाल यही लोग आते हैं। और इन जनजातियों का एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, समाज पर प्रभाव भी है, और ये भारत समाज से प्रभाव होने पर, खुद को प्रभावित होने पर भी एक व्यापक असर रखती है। इन जनजातियों का एक व्यापक प्रभाव है और ये प्रभावित करने का एक अलग ही प्रभाव क्षेत्र भी इनका है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति, क्योंकि संथाल एक नाम सुना, संथाल, तो संथाल जनजाति एक, हमने एक नाम सुना होगा कभी, संथाल परगना, है ना। संथाल परगना या संथाल परगना नाम सुना है। तो संथाल परगना एक ज़िला है, और जिले का शायद नाम इसलिए हुआ होगा क्योंकि जैसे यहाँ इस समुदाय की आबादी या तो अतीत में रही होगी या वर्तमान में है। तो एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, मध्य पूर्वी भाग में, और विशाल जनजाति है। बहुत ही मेहनतकश, परिश्रमी, ईमानदार समुदाय के रूप में ये परिचित हैं। और इनकी इस मेहनत नेचर के कारण इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इन्होंने अपना हाथ आजमाया, इन्हें इनके भोलेपन, मेहनत और एक तरह से अलग विशिष्ट अपना जो नेचर हो सकता, परिश्रमी जो नेचर है इनका, उसके कारण इन्होंने हर क्षेत्र में अपने आपको ढाल लिया है। ये चाहे असम के या बंगाल के, उत्तरी बंगाल के चाय के बागान हो, या छोटा नागपुर और जो पश्चिम बंगाल के जो कह सकते हैं कि कारखाने हो, वो हम काम करने से लेकर हो, या स्थानीय किसानों में जो कहते हैं ना, खेतों में काम करके किसानी का काम करना हो, तमाम तरह से इस समुदाय के लोगों ने अपने आप को एक बेहतर समुदाय के रूप में और एक आधुनिकृत करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। ये उन जनजातियों में से एक है भारत की जिन्होंने आधुनिक सभ्यता के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश की है। अब ये कोशिश उनकी कितनी सफल है, कितनी असफल है, ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ हमें देखना है कि ये समुदाय है जो इन्होंने आधुनिक सभ्यता के साथ में, आधुनिक सभ्यता और समाज के साथ में, अर्थव्यवस्था के साथ में एक अपने समाज और संस्कृति और अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। अच्छा, ये जो बात करते हैं हम लोग इनकी, इन समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो संथाल एक तरह से कहें कि का जो अधिकांश निवास क्षेत्र है वो झारखंड राज्य में आता है। क्योंकि हम लोग एक बात करते हैं कि झारखंड पहले अतीत में झारखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार स्टेट, जो बिहार राज्य है उसी का हिस्सा था। लेकिन दक्षिणी राज्य में जनजातीय आबादी की अधिकता और तुलनात्मक पिछड़ेपन के कारण यहाँ के निवासियों की एक मांग थी लंबे समय की कि हमारे इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारा एक झारखंड का नाम से एक अलग राज्य हो। तो ये मांग इनकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान सन 2000 में इस मांग को पूरा किया गया। तो झारखंड राज्य में इनकी सर्वाधिक मौजूदगी है। झारखंड के अलावा ये लोग उड़ीसा के कुछ इलाकों में, एक तरह से कहें पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, और बिहार के कुछ इलाकों में भी ये लोग निवासरत हैं। अच्छा, छोटा नागपुर, फुटार, संताल परगना, रांची, पलामू, हजारीबाग, इस तरह के जिले तो ही हैं। ये तो झारखंड के महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा बंगाल का जो वीरभूम जिला है वो, और उड़ीसा में कटक और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर इनकी एक बड़ी तादाद में इनकी मौजूदगी है। सब इनका जो दक्षिण बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं या जूट मिलें हैं, इनमें ये बड़ी संख्या में काम करते हैं। असम के चाय के बागानों में बड़ी संख्या में काम करते हैं। छोटा
छोटा नागपुर के पठार के आसपास की जो खदानें हैं उन खदानों में काम करते हैं। इस तरह से इन्होंने अपने आप को एक बेहतर और एक अनुशासित समुदाय के रूप में अपने आप को सिद्ध किया है। लेकिन अभी तक इनका पिछड़ापन गया नहीं है। इनकी चालाकी के अभाव में जो तेज तर्रार लोग हैं, जो समीपवर्ती हैं या जहाँ पर ये लोग जाते हैं, वो इनका कहीं ना कहीं अज्ञानता, भोलेपन और अशिक्षा के कारण इनका कहीं ना कहीं शोषण का शिकार बनाते हैं। अच्छा, जिस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं तो वो छोटा नागपुर का पठार है और उस क्षेत्र की ऊंचाई एक तरह से पठारी भाग है, चूँकि तो 200 से 250-300 मीटर तक इनकी ऊंचाई है और 500 मीटर के आसपास ऊंची जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी इलाके में अवस्थित है। अच्छा, उष्ण मानसून जलवायु यहाँ की उष्ण मानसूनी प्रकार की उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तापमान यहाँ पर 40 से 45 डिग्री गर्मियों में रहता है और एक औसत तापमान की बात में करें तो हम लोग के 20 से ये 30-35 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। वर्षा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो जून से लेकर अक्टूबर तक होती है और लगभग 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड 160 से 180 सेंटीमीटर है ना वार्षिक की वर्षा की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये इनका एक क्षेत्र बंगाल के मिदनापुर को पहले साउंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। साउंड क्षेत्र, तो साउंड क्षेत्र से इनका नाम साउंटर या बना और साउंटर से की एक तरह से कालांतर में संथाल बन के आया। अच्छा, ये बात है। पीसी विश्वास का मानना है, पीसी विश्वास एक विद्वान है, उनका मानना है कि संथाल भारत की सर्वाधिक अनुशासित जनजातियों में से एक है। ये लोग मेहनत परिश्रमी, उदार विचारों वाले, कुशल कर्षक और उत्तम आखेटक होते हैं। कुशल कर्षक और उत्तम आखेटक होते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है कि इनका जीवन अपने पड़ोसियों से सदा संघर्ष का रहा है। ये हिंदू, ईसाई और एक तरह से कहेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अच्छा, ये बात हम देखें कि ये भाषा किस तरह की बोलते हैं तो ये मुंडा भाषा है इनकी। तो उसी ये जो एक जनजाति है मुंडा है ना, उसी जो मुंडा भाषा है उस भाषा का ये लोग अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिहारी, बंगाली और असमी, जो बिहारी में तो कह सकते बिहारी भाषा नहीं है, भोजपुरी या एक तरह से मैथिली भाषा होती है। तो भोजपुरी, मैथिली, बंगाली और एक तरह से असमिया भाषा में भी इनका एक तरह से प्रवीणता हासिल की है, क्योंकि वहाँ पर रह करके काम कर रहे हैं तो जैसे वो उसमें सीख करके ये चीज़ें बेहतर बनाते हैं। अच्छा, इनका एक शारीरिक संरचना मध्यम कद की होती है, उतना ये बड़े भारी भरकम शरीर वाले नहीं होते। इस तरह की टोडा जनजाति के लोग हुआ करते हैं कि गहरा काला रंग होता है इनका, चौड़ा ललाट, काले बाल, सीधे और बैठा हुआ चेहरा, होठ कुछ मोटे होते हैं। इस तरह की इनकी शारीरिक बनावट होती है। अच्छा, ये ज़्यादा वस्त्रों को धारण नहीं करते, लेकिन आधुनिक समुदाय के जो आधुनिक समय में लोग हैं ना, तो आधुनिक वस्त्रों को धारण करने लगे हैं। तो ये बहुत ही कम वस्त्र से अपना शरीर ढकते थे। कॉफिन जिसको ये यूज़ करते थे अपने शरीर के विभिन्न भागों को ढकने के लिए, और विशेष अवसरों पर घुटनों तक लटकती धोती का धारण ये करते हैं। अच्छा, अब हम लोग इनके शरीर के चलने के बाद में वस्त्र परिधान की बात कर ली। अब संथाल के गांवों की बात करते हैं, निवास क्षेत्रीय आवास की बात करते हैं, तो बहुत 35-50 से 50 के आसपास इनके घर होते हैं। 40-50 लोग घरों की बस्ती होती है, उसमें 300, 400, 500 तक के लोग निवास करते हैं। छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं इनकी, बहुत ज़्यादा बड़ी बस्तियाँ नहीं होती है। और इन गाँवों को आतो कहते हैं। इनकी जो बस्तियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आतो कहा जाता है। और इन आतों की स्थापना उन स्थानों पर होती है जहाँ पानी की सुलभता अच्छी हो। कहाँ हो, जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधाएं हो। और गांव के आवाज 200, 250, 300 तक नॉर्मली होती है, अधिकतम 500 तक ये मिल जाती है। ये एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा, अधिकांश परिवार एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं, संयुक्त परिवार मतलब नहीं होते हैं। अच्छा, इनके आवास जिसे कहते हैं ना, एक तरह से 4 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे, इस तरह की इनकी बनावट होती है बस्तियों की। अब हम लोग ये एक तरह से कहेंगे जो घरों को बनाने में एक तरह से साल की लट्ठों का, बांस की कपचियों का और
साल की पत्तियों से बनी होती एक तरह से घर, जो इनके घरों का ये इस्तेमाल अपना करते हैं, आतो बनाते हैं जिसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा दीवारों को गोबर, राख और रंगीन मिट्टी मिलाकर इनका एक लेपन करते हैं ताकि ये दीमक वगैरह से इनका घर सुरक्षित रहे। इसके अलावा ये चीज़ें इनका है। और ये लोग एक तरह से कहते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेहनती और परिश्रमी होते हैं ये लोग, तो किसानी के कार्यों में भी प्रवीणता हासिल किए रहते हैं। और शिकार का भी इनका एक रहता है, तो ये विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए भी ये ढोल, तुरही, बांसुरी, इस तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये सब हम लोग जान रहे हैं। इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय क्या है, जैसा कि हमने कहा कि ये समुदाय है एक तरह से मेहनती और संघर्षशील रहा है, तो इसने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इन्होंने कोशिश की है, जहाँ से इनकी आजीविका सुनिश्चित हो सकती है, ये लगाते हैं। ये उत्तम किस्म के आखटक भी होते हैं, तो अपने विभिन्न अवसरों पर ये आखेट का काम भी कर लेते हैं। साथ में धान और विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती भी कर लेते हैं अपनी आवश्यकता के जीविकोपार्जन के हिसाब से। और जो कहते हैं चावल तो मुख्य रहता ही रहता है, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का भी ये लोग उपजा लेते हैं, तिल और दालें भी उपजाते हैं। ये बिखेर कर उपजाते हैं, एक हल चलाकर, और उससे ज़्यादा है कि बिखेर कर यूँ वही उपजाते हैं। इनकी उत्पादकता कम होती है। आजकल ये थोड़ा क्या है कि यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल्स, मिशनरी स्कूलें आई है, तो उसके कारण क्या है कि लोग पढ़ लिख कर जागरूक बने हैं। सरकारी प्रयासों से भी यहाँ पर थोड़ी सी जागरूकता आई है, तो ये लोग सिंचाई, खाद, फसलों को हेर फेर कर, बदल फसल चक्र अपना करके और तमाम तरह के आधुनिक तौर तरीकों से ही अपना जीवन यापन करना, व्यतीत करना सीख गए हैं। अच्छा, लोबीर सेंद्रा एक शब्द है, लोबीर सेंद्रा, वो ये जब संथाल लोग खेती के अतिरिक्त शिकार करते हैं, उस शिकार या आखेट के इस काम को लोबीर सेंद्रा के नाम से ये लोग जानते हैं। अच्छा, तीर, कमान, फंदे और इस तरह के बर्छी वगैरह से अपने हथियारों से अपना शिकार करते हैं। संथालों का मुख्य भोजन जो है वो चावल होता है, क्योंकि पूरी भारत में, समूचे पूरी भारत में चावल को एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न के रूप में माना जाता है। तो ये उबला हुआ चावल होता है, और चावल में नमक, मिर्ची, सब्जियां के साथ खाते हैं। एक होता है चावल, उबले हुए चावल उनके केक बनाए जाते हैं, जिसे पीठा कहा जाता है। पीठा है ना, क्या कहते हैं, पीठा। उबले हुए चावल के साथ में एक केक बनाया जाता है, और उस केक का नाम होता है पीठा। अच्छा, पीठा बड़ा है, चावल से खाते हैं। अच्छा, चावल महुआ से ये शराब भी तैयार करते हैं। महुआ से शराब बनती, महुरी, और उसका और चावल से एक तरह से फर्मेंटेशन के माध्यम से ये लोग शराब बनाते हैं, तो वो इसका सेवन भी करते हैं। और एकाकी परिवार होता है, तो ये संयुक्त परिवारों का अभाव है, तो और पितृसत्तात्मकता इनके समाज की महत्वपूर्ण पहचान है। एकाकी परिवार और पितृसत्तात्मकता जो है, यानी कि परिवार में किसी वरिष्ठ पुरुष सदस्य की यहाँ पर से निर्णायक भूमिका होती है, ये कह सकते हैं हम लोग। वह जहाँ पर पुरुषों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, निर्णायक भूमिका हो, जिसमें स्त्रियों को एक यथोचित और सम्मानजनक अधिकार प्राप्त न हो। ऐसा नहीं है कि उनका वहाँ पर विभिन्न तरीके से शोषण होता हो, लेकिन निर्णायक भूमिका अहम मसलों में उनकी ही चलती है, या उनकी ही प्रधानता होती है। तो ये पुरुषतात्मकता या पितृसत्तात्मक समाज होता है। और एकाकी परिवार जहाँ पर क्या होता है, पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रह करके अलग रहते हैं, बजाय एक संयुक्त परिवार में दादा दादी के साथ में और विभिन्न अपने भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में रहने के बजाय एक अपना एक खुद का छोटा परिवार होता है। अच्छा, ये लोग एकाकी परिवार और पितृसत्तात्मकता की संस्कृति को लिए रहते हैं। अच्छा, ये अनेक गोत्रों में बटे होते हैं, इनको पारिस कहते हैं। इनके गोत्रों में छोटे छोटे गोत्र समुदाय बने होते हैं, गोत्रों के अलावा ये लोग बटे होते हैं, और गोत्रों के कई उपगोत्र भी होते हैं। तो मेन तौर पर जो बातें कहेंगे, जो हंसडाक, किस्कू है, मुर्मू है, जैसे हमने एक नाम सुना पहले, एक राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, तो वो सब जो मुर्मू है वो उस तरह से हंसडाक, किस्कू है, मुर्मू है, हेमब्रोम है, मरांडी है, जो बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी। इसके अलावा सोरेन, हेमंत सोरेन,
सिब्बू सोरेन, जिस तरह से ये सब इनके जातीय कबीले के नाम है एक तरह से। अच्छा, सोरेन, टुड्डू है, बेसरा है, बास्के है, पोरिया है, कोरे है, बेड़िया, इस तरह की 12 महत्वपूर्ण इनके गोत्र माने जाते हैं। 12 गोत्र इनके महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, इन गोत्रों के उपगोत्र भी होते हैं और गोत्रों के हिसाब से इनका एक तो समाज बड़ा योगदान होता है। पारिस जिसको बोलते हैं, पारिसों का बड़ा योगदान होता है। अच्छा, यहाँ पर विवाह को संथाल लोग बाफला कहते हैं, बाफला है ना। और जो मध्यस्थ होता है, जो शादी करवाने के लिए जो एक तरह से यूज रहता है, तो उसको रेवर बोलते हैं, रेवर, रेवर शब्द से ये संबोधित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पुरुषों की जो विवाह योग्य आयु है जो 18 से 22 वर्ष होती है, और लड़कियों की जो विवाह योग्य आयु है वो 14 से 16 वर्ष होती है। जनजाति में बहुविवाह की प्रधानता नहीं है। यहाँ पर पूर्णतः ये लोग एक विवाही होते हैं, एक ही पत्नी को अंगीकार करते हैं, एक ही पति को अंगीकार किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब उनकी अगर जैसे कहते हैं ना कि किसी पति की डेथ होता है तो देवर से शादी करना, या पत्नी की डेथ होता है तो उसकी साली से शादी करना, ये इनके यहाँ पर उत्तम समझा जाता है। तो इस तरह है यहाँ किरिंग बेहू बेपला, किरिंग जवाई बापला, गर्दी जवाई बापला, तुनकी दिपिल बापला, इतुत बापला, और संगला बापला, किरिंग जवाई बापला, गोलंती बापला, नींट बेलोक, इस तरह से इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण विवाह के प्रकार हैं जो इनके समुदाय में मौजूद हैं। अच्छा, इनकी सामाजिक संरचना को नियंत्रित करने के हिसाब से एक मांझी शब्द इनके समुदाय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, मांझी जो है वो अपने प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए प्रमाणिक को नियुक्त करता है, प्रमाणिक को नियुक्त करता है। अच्छा, एक इनके समाज में संदेश वाहक की बहुत भूमिका होती है, जिसको गोदेत कहते हैं। संदेश वाहक होता है जो समुदाय के सभी लोगों को जाकर के किसी बात को बताना, उनको अवेयर करना, उनके बारे में किसी मसले पर राय रखने के लिए, उनको पूछने के लिए, लोगों को बताने के लिए गोदेत नाम से एक संदेश वाहक होता है। अच्छा, मांझी की जो प्रशासनिक कार्य है एक तरह से, तो मांझी का सहायक होता है जोग प्रमाणिक होता है, जो मांझी का जोग मांझी का सहायक होता है, जोग मांझी का सहायक होता है, जोग प्रमाणिक होता है जो, और जोग मांझी के अतिरिक्त बिरादरी के कार्य होते हैं मांझी, प्रमाणिक, जोग मांझी, ये जो अतिरिक्त कार्यों के संपादन हेतु रहते हैं। अच्छा, ये शब्द है एकात्मवाद, एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। आत्मवाद और भूत प्रेतवाद की मिश्रित विशिष्टताओं का यहाँ पर भी समावेश है। इस प्रकार भारत की जो महत्वपूर्ण जनजाति है, जो भारत के पूर्वी भाग में निवासरत है, बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 80 लाख से लगभग 1 करोड़ तक इनकी आबादी है। आज वर्तमान समय के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, तो ये जो जनजाति है संथाल जनजाति भारत की महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसने अपने आप को विभिन्न प्रकार की बदलते हुए दौर की विभिन्न गतिविधियों के साथ अपने आप को आत्मसात करने का प्रयास किया है। पूर्णतः सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये पूर्णतः असफल भी नहीं है, काफ़ी सफलता इन्हें मिली है। वर्तमान सभ्यता और समाज और संस्कृति के साथ में ये एक घनिष्ठ इनके जैसे कहते हैं कि संबंध बने हैं, और धीरे धीरे ये समुदाय और गतिशील बनेगा और निस्संदेह एक मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएगा। इस प्रकार आज हम जनजातीय जो कक्षाएं थी वो हम समाप्त करते हैं। हमारी कुछ जनजातियाँ हैं, आप और भी उनको पढ़ना, जैसे गरासिया जनजाति है, मीणा जनजाति है राजस्थान की, वो भी पढ़ना आप लोग। इसके अलावा दूसरी की कई जनजातियाँ हैं जो हमने नहीं पढ़ी है। सेमांग सखाई नहीं पढ़ा हमने, इसके अलावा हमने मसाई जनजाति को नहीं पढ़ा है हमने, है ना, बुशमैन को शायद हमने नहीं पढ़ा है, और जो कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के कई जनजातियाँ, किर्गिज है, किर्गिज के अलावा सभी कजाक नहीं पढ़ा हमने, है ना, और उज्बेक नहीं पढ़ा हमने। तो जो जनजातियाँ हमें और जानकारी मिले तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करनी है, और उन जो एकत्रित जानकारियाँ हैं उनके आधार पर हमें और हमारी एक राय विकसित करनी है। इसी प्रकार भारत की जनजाति के बारे में हमें
कश्मीर से हम गुज्जर बकरवाल की बात करते हैं, या गद्दी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में निवास करता है, भोटिया जनजाति है जो उत्तराखंड के भागों में निवास करती है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। इसके अलावा मध्य भारत की भी कई महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। गोंड जनजाति है, भारत की बहुत बड़ी विशाल जनजाति है। हाँ, उराव, मुंडा, है ना, इनके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। पूर्वोत्तर भारत में भी जैसे कैसे कुकी है, नागा है, मिजो है ना, एक तरह इन जाति के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, ताकि इनका हम जितने ज़्यादा डाइवर्स समुदायों के बारे में जानेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी जो कह सकते हैं नॉलेज पोटेंशियल होगी इस जनजातियों के संदर्भ में, हम उतनी ज़्यादा व्यापक रिसोर्स पर्सन बन करके एक समाज के संसाधन पुरुष बन करके सामने आएंगे। अदरवाइज हमें हमारे समाज से जानने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो हम लोग कैसे देश, दुनिया और समाज के बारे में जान पाएंगे और उनके बारे में यथा समय अपनी राय रख पाएंगे। तो जितनी अधिक जानकारी हम लोग, सिलेबस हमारा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, ये पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भी हमें अन्य जानकारियाँ एकत्रित करनी है, पढ़नी है, समझना है, ताकि हम विभिन्न उद्देश्यों के हिसाब से अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार कर सकें। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। अब हमारी नई कक्षा है वो कुछ नए विषयों को लेकर शुरू होगी, जो आगामी कक्षा के, तब तक धन्यवाद। अब हम लोग जिस बात करेंगे